था, यानी कि जो आपकी महंगाई थी वो महंगाई आपकी क्या होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। सिंपल सा एक समझ लीजिएगा हल्का सा, कि जो आपका इन्फ्लेशन होता है, आपका इन्फ्लेशन आपका दो साइड्स में मैंने बाइफिकेट किया था, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका कैसा, आपका नेगेटिव इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है, इसके पहले भी आपके इन्फ्लेशन के क्या होते हैं, आपके रीजन थे। तो एक था आपका प्री 1970 और एक था पीरियड आपका पोस्ट 1970। और आपको पता था कि जो आपका प्री 1970 था, इसके भी आपके क्या थे, दो पार्ट से, यानी कि आपका एक था डिमांड पुल और एक था आपका कॉस्ट पुश। और दूसरा जो आपका पोस्ट 1970 का पीरियड था, इसमें क्या होता था, करेंसी को बहुत ज़्यादा इशू हो जाती थी, इसलिए आपकी इस प्रकार की महंगाई क्या होती थी, मनी का सर्कुलेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा था, इसलिए आपकी महंगाई हो गई थी। अगर आपने बात किया था पॉजिटिव इन्फ्लेशन का, जैसा कि मैंने बोला था कि यदि विश्व की बात करी जाए, अगर विश्व की बात करी जाए तो बोलते हैं क्या कि यदि आपका इन्फ्लेशन 1 से 2% तक का आपका क्या होता है, बढ़ता है, तो वर्ल्ड में बोला जाता है कि ये उसके लिए प्रोग्रेसिव है, यानी कि उनकी जीडीपी में ग्रोथ होती है यदि वहां पे महंगाई किसी विश्व में 1 से 2% तक क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर इसी को क्या करेंगे, ये तो आपका वर्ल्ड की बात थी, लेकिन अगर हम लोग इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया में अगर हम इसको परसेंट को देखें तो 4 से 5% तक की अगर महंगाई चली जाती है तो हम मानते हैं कि ये इंडिया के लिए बेहतर है और इंडिया इसमें क्या करेगा, इसकी इंडिया में जीडीपी में ग्रोथ करेगा, है ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ था। रिवीजन इसलिए बहुत फास्ट बोल रही हूँ, जो आपका आने वाला कंटेंट है, ये जो आने वाला टॉपिक है वो आपका स्लो ही होगा, वो नॉर्मल मूड में ही होगा। पढ़ते जाइए प्लीज, टाइम मत वेस्ट करिए, टाइम बहुत कम है। खैर अभी क्या है आपका, मैंने बोला ये जो इन्फ्लेशन होता है, जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है, उसको भी मैंने 4 भागों में तोड़ा हुआ था। मैं बस एरो बनाऊंगी और नाम आप लोगों को अपने आप से बोलने हैं, जैसे कि आपका हाइपर एंड क्रिपिंग इन्फ्लेशन, आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन और आपका कौन सा, आपका हाइपर इन्फ्लेशन। ये 4 प्रकार के आपके इन्फ्लेशन थे। तो पहले में था आपका कितना, आपका 3% तक की अगर आपकी क्या रहती है, महंगाई रहती है, इन्फ्लेशन का रेट जो है परसेंटेज बढ़ता है, तो आपका कैसा होता है, आपका हाइपो या क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है। यदि वो 3 से 10% के बीच में होता है तो आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। अगर आपका वो 10 से 50% के मध्य में होता है तो आपका गैलोपिंग होता है, यानी कि उछलती मुद्रास्फीति होती है। और मोर देन अगर 50 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो वाली मुद्रास्फीति आपकी हो जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, इतना क्लियर था। यहाँ पे मुद्रास्फीति आपकी इन्फ्लेशन जो था वो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो यहाँ पे एक टर्म था डिफ्लेशन, ठीक, और एक टर्म था आपका कौन सा, आपका डिसइन्फ्लेशन। तो मैंने बोला था क्या कि जो आपका डिफ्लेशन होता है वो डिफ्लेशन आपका बोलते हैं इसको क्या, नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन होता है डिफ्लेशन, और स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन होता है आपका क्या, डिसइन्फ्लेशन। यानी कि आपके जो बेस ईयर मैंने बताए थे, आपका क्या बोला था कि 2 इंडेक्स होते हैं, एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि सीपीआई और आपका डब्ल्यूपीआई, जिनमें दोनों के बेस ईयर कितने थे, एक का 2011-12 था और एक का 2012 था। तो इन बेस ईयर से अगर आप क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे आप 2018 को, और अगर आप देखते हैं क्या कि जो आपका परसेंटेज है वो क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो आप बोलोगे कि आपका क्या होगा, वो अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो आपका मान लीजिए सपोज करिए नेगेटिव -3% हो गया आपका इन्फ्लेशन, तो आप बोलेंगे ये डिफ्लेशन हुआ है ना कि इन्फ्लेशन हुआ है। और अगर ये क्या हुआ आपके बेस ईयर से, यानी कि अगर किसी चीज का, फिर से समझिएगा, बेस ईयर में किसी चीज की, पेट्रोल मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर उसकी रेट कितने हैं 60 हैं, और करंट ईयर यानी कि 2000 ईयर में आपका अकॉर्डिंग टू होलसेल प्राइस इंडेक्स आपके प्राइस कितने हैं 80 हैं। अगर आपका डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन में देखेंगे, अगर आपका क्या है, अगर आपका डिसइन्फ्लेशन नहीं, आपका कैसा डिसइन्फ्लेशन है, तो आपका क्या होगा, वो रेट 70 हो जाएंगे, यानी कि जो करंट रेट चल रहा है उससे कम हो रहा है, महंगाई में कमी हो रही है, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, डिसइन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन यही अगर 60 से भी नीचे आपका 50 चला जाएगा, यानी कि बेस ईयर 2011-12 से भी जो पहले का जो ईयर था, पीरियड था, उस पीरियड में जो आपके रेट चल रहे थे वो रेट चलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिफ्लेशन हो जाएगा, ना कि डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा। तो आपको ये चीजें क्लियर थी, ठीक है। फिर मैंने बोला था क्या कि ये तो थे आपकी महंगाई के कारण कि डिमांड पुल हो गया, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, इसलिए आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। या कॉस्ट पुश था, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप मार्केट में इनको बेच रहे हैं तो वो चीजें आपकी कैसे हो गई, उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, उनका रॉ मटेरियल, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब में महंगाई हो गई, इसलिए आपका जो कॉस्ट हुआ वो इंक्रीज हो गया किसी प्रोडक्ट का, इसलिए इन्फ्लेशन आ गया। और या तो फिर आपका क्या हुआ, पोस्ट 1970 में आपने करेंसी को ज्यादा इशू कर दिया, मार्केट में करेंसी क्या कर रही है, ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लो मार्केट में बहुत ज्यादा करेंसी का, तो आपकी क्या हो गई, महंगाई हो गई। ये बेसिक था।
अभी क्या थे, ये आपने रीजन पढ़े थे। अभी क्या आपको देखना है कि आप कैसे उसको मैनेज करोगे, कैसे नियंत्रित करोगे आपकी इस महंगाई को, है ना। तो जब आप महंगाई को नियंत्रित करने की बात करोगे, उसको कम करने की बात करोगे, तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो किन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव बना करके किस डायरेक्शन में काम करती है, तो आपने देखना है क्या। देखिए, आपका पहला तो होता है क्या कि आप जब क्या करोगे, जब आप करोगे आपकी महंगाई को मेजर्स, या बोलेंगे मेजर्स टू चेक एंड इन्फ्लेशन, है ना। क्या बोलेंगे आप लोग बोलेंगे मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। जब इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में होता है क्या, समझिएगा भाई। देखिए कि आपने क्या करा कि आपकी महंगाई क्या हो गई, आपकी महंगाई कम हो गई, है ना, भागेंगे नहीं। आपका जैसा कि आपका टॉपिक है क्या, जब सप्लाई साइड की मेजर्स को आप देखते हैं, क्या देखते हैं, जब सप्लाई को देखते हैं कि आपकी क्या है, सप्लाई साइड मेजर्स, है ना। तो जब इसको देखते हैं, यानी कि आपका सप्लाई को बोलते हैं क्या, पूर्ति, है ना। जब पूर्ति की बात करते हैं, पूर्ति पक्ष के जब आप क्या करते हैं, जब आप उनको मेजर करने का, उनको नापने का, या बोल दें उपाय करते हैं, तो पूर्ति पक्ष संबंधी आपके जब उपाय होते हैं उसमें करते हैं क्या। देखिए, हम उपाय ही देख रहे हैं ना। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी किसी चीज़ की मार्केट में क्या हो रही है, आपूर्ति नहीं हो रही, उसकी सप्लाई नहीं हो रही होती मार्केट में, बाजार में, और लोगों द्वारा उसकी डिमांड को क्या किया जा रहा होता है, इंक्रीज किया जा रहा होता है, तो गवर्नमेंट के पास में एक बहुत बड़ा इस इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना होता है कि कैसे हम लोगों की जो डिमांड है, जो वो मांग कर रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई होती है उस प्रोडक्ट की, उसको किसी भी तरीके से मार्केट में उसका फ्लो बनाना होता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और आपका क्या नहीं हो रही, उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस डिमांडेड वस्तु की या प्रोडक्ट की या उत्पाद की जो कीमत होंगी वो कैसे हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो उस कंडीशन में करते हैं क्या कि उस कंडीशन में आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उत्पाद को भारत की सरकार या किसी भी देश की, बेसिकली मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगी या उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, तो जो आपकी भारत की सरकार होती है उसको क्या करती है, उस चीज़ को इंपोर्ट करती है। क्या करती है, इंपोर्ट करती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है नहीं। ये क्या है, आपके उपाय हैं, ये आपके मेजर्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। तो इंपोर्ट करती है। अगर आपको देखा हो आपने क्या कि बात करें किसकी, चीनी की, और बात करें किसकी, अगर आप चीनी की बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये जो चीनी होती है और आपका जो प्याज, जैसे आपकी रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बढ़ रहे थे इनके, तो इन चीज़ों की, जैसे आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी में जाएं तो क्यूबा को बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो जैसा कि आपका क्यूबा चीनी का कटोरा है विश्व का, ठीक उसी प्रकार से तो आपके भारत में चीनी नहीं होती तबकि, जबकि आपका उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में होता है, और आपका चीनी बनाई जाती है महाराष्ट्र में, मिल्स बहुत हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चीनी बहुत प्रोड्यूस कर जाती है। उसके बाद भी हमारे भारत की जनसंख्या विश्व की सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो यहाँ की जो पूर्ति है, डिमांड है, वो कवर नहीं हो पाती, और इसलिए आपके चीनी के जो प्राइस हैं वो हमेशा क्या होते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, राइज होते चले जाते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, इसी चीनी को भारत सरकार आपका इंपोर्ट कर लेती है, और इंपोर्ट करने से होता है क्या, उसकी क्वांटिटी मार्केट में बैलेंस रहेगी, और क्योंकि मार्केट में आपकी क्वांटिटी बैलेंस है उस चीज़ की, तो आपका क्या हो जाता है, उसकी संबंधी यानी कि उस प्रोडक्ट की जो मांग होती है वो आपकी बैलेंस हो जाती है, और अल्टीमेटली उस तरीके से आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हो, है ना। और लेकिन क्या है कि ये आपका एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, यानी कि ये लंबे समय तक आप नहीं कर सकते, कि आपके पास चीनी नहीं है तो आप लोग किसी और के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आप बार बार इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इसको जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो आप लोग उसके प्लेस का आप कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, आप देखते हो कि क्या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन है। ये तो थी चीनी। अगर हम लोग बात करें किसकी, पेट्रोल की ही बात करें, अब आप खुद सोचिए आजकल पेट्रोल कितनी सारी, मैं सभी चीज़ों में पेट्रोल लेके आ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट मुद्दा है आपका, कि चला ही चला जा रहा है पेट्रोल की, हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़िंदगी आजकल पेट्रोल पर निर्भर हो गई है। इवन हम लोग बोलेंगे क्या, कोल कि अगर कोयले की बात करें तो कोयले के भी बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे पास में, और अगर कोयला खत्म होता रहा, पहली बात तो पोल्यूशन बहुत होता है, दूसरी चीज़ लिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे पास, एक समय के बाद भी ये हमारा कोयला खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके स्थान पे हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। जैसे कि हमने जापान से क्या किया, हमने यूरेनियम को इंपोर्ट किया, यूरेनियम लिया। हालांकि हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, हम लोग का एनएसजी पे हमने साइन नहीं किया हुआ है। आपको पता होगा कि यूरेनियम के लिए, परमाणुओं के लिए माइकर हुआ, यानी कि एमटीसीआर हुआ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हुई, आपकी एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हुआ, आपका वासेनार ग्रुप हुआ, और आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हुआ। इन जो ये चारों ग्रुप्स हैं ये आपके परमाणु शक्ति संपन्न देशों के आपके क्या है, समूह है। तो इन देशों के पास में, इनके देशों की सदस्यता हमारे पास नहीं है, बेसिकली एनएसजी की नहीं है। और अगर हम लोगों को जापान ने हमारे पर विश्वास करके ये चीज़ें
दी तो क्यों दी? इसलिए दी ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जिसके ऊपर हम लोग सिर्फ कोयले के ऊपर निर्भर है, वो कम हो सके, क्योंकि कोयला प्रदूषण करता है। और उसी की जगह पे अगर आप लेके आते हो आपका यूरेनियम, तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप यूज़ करोगे और बहुत सारी जनता को आप क्या कर दोगे। और तब भी इतने बड़े देश में, इतनी सारी जनसंख्या वाले देश में, इंडिया की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं कंपेरेटिवली आपका अमेरिका से, है ना। हालांकि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वो डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग है, स्टिल हम लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यूरेनियम इंपोर्ट किया ताकि आपका क्या हो सके, आपकी बिजली सस्ती हो सके। दूसरी चीज़, यूरेनियम आपका ऑल्टरनेटिव था, उसके प्लेस पे आप विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आप जनरेट कर सकते हैं, पोल्यूशन भी नहीं होगा, वो आपके लिए इको फ्रेंडली भी है ना। तो ये था आपका कैसा, आपका सप्लाई साइड मेजर, है ना। इस सप्लाई साइड की मेजर के साथ साथ में आपकी एक और मेजर होती है, इसको बोलते हो आप लोग क्या, कॉस्ट साइड मेजर, है ना। जब आप क्या करते हो कि जब आप कॉस्ट साइड मेजर की बात करते हो, यानी कि कॉस्ट साइड मेजर, है ना, इसमें आप क्या करते हो या बोलोगे क्या, कॉस्ट को हिंदी में बोलेंगे आपका लागत, है ना। क्या बोलेंगे, आपका लागत। तो जो लागत पक्ष के संबंध में या संबंधी आपके उपाय होते हैं, उनमें आप क्या करते हो। भाई देखिए, जब आप किसी चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि आपको बोला कि जो आपके रीज़न थे बिहाइंड आपके किसके, इन्फ्लेशन के, प्री 1970 पीरियड में, तो आपका क्या था कि आपका डिमांड पुल थी और कॉस्ट पुश थी। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जब आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तब भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। हम उसमें उपाय क्या कर रहे हैं, तो हमने उपाय क्या देखा, हमने देखा कि ये जो आपकी कॉस्ट साइड की मेजर है, यानी कि कॉस्ट पक्ष की या लागत पक्ष की जो संबंधी है, इसमें सरकार का क्या योगदान होता है। सरकार ऐसा क्या करती है, जब भी किसी चीज़ की आपके क्या होते हैं, प्राइस जो होते हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही होती है, तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उन सारे के सारे टैक्सेस को आपकी जो भारत सरकार होती है उनको कमी करती है। जैसे कि पेट्रोल हुआ, अब इस पेट्रोल में आपका जो इंडिया ड्यूटी लगाता है, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाता है, या बोलेंगे जो वैल्यू एडेड टैक्सेस लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती हैं कि इन टैक्सेस को कम कर सकती हैं। अगर पेट्रोलियम है आपका जीएसटी की रेंज में आ जाएगा, तो ऑब्वियस है कि आपके जो पेट्रोलियम के दाम है वो कम हो जाएंगे। और पेट्रोलियम, मैं सिर्फ पेट्रोल की बात, डीजल की बात नहीं, मैं पेट्रोलियम की बात करूंगी, क्योंकि इस पेट्रोलियम में आपकी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपका क्रूड ऑयल उसी के अंदर आता है, क्रूड ऑयल, फिर उसको आप और रिफाइन करोगे, तो क्रूड ऑयल को और रिफाइन करने के बाद आपका बनेगा केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल, उसको आप और रिफाइन करोगे तो आपका बनेगा क्या, पेट्रोल। आप उसको और रिफाइन करोगे तो आपका डीजल बनेगा, और उसको आप और भी ज़्यादा रिफाइन करोगे तो आपका बनता है पावर अल्कोहल, जिसको आप लोग एरोप्लेन्स वगैरह में एज अ फ्यूल यूज़ करते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे होते हैं आपके, उसकी जब कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपकी भारत सरकार क्या करती है, जितने भी लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको कम कर देती है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस अब कम हो चुके हैं, और उनके कम होने की वजह से क्या होगा फायदा, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने कॉस्ट कट किया, आपने इन्फ्लेशन पे क्या कर लिया, आपने कंट्रोल कर लिया। अब अगर एक और बात की बात करें, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि आपका जो थर्ड पार्ट है, या जिसको प्रयोग करके आप इंडिया में इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, वो है आपका क्या, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। आपको मैंने बैंकिंग में पढ़ाया था कि जितने भी आपके CRR होता है, SLR होता है, बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इन सारे के सारे रेट्स पे आपकी भारत सरकार क्या करती है कि इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अब आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर आराम से ढंग से ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि जब आपका क्या होता है, जब आपका बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, बैंक रेट यानी कि वह रेट जिसपे बैंक्स, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक RBI से कैसा लेते हैं, लॉन्ग टर्म का लोन लेते हैं, लंबी अवधि का लोन लेते हैं, तो अगर इन रेटों में आपका क्या कर दे, RBI इंक्रीज कर दे, तो बैंक्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा एज इंटरेस्ट, एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब आपका बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि बैंक के पास पैसे नहीं है क्या करने के लिए, मार्केट में देने के लिए। अगर मार्केट में मनी फ्लो कर ही नहीं रही है, तो आपको पता है कि आपका क्या नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी, है ना। तो जब इसकी बात करी जाती है, तो आपका क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कम है, मार्केट में मनी कम फ्लो कर रही है, मार्केट में मनी फ्लो कम कर रही है, तो आपकी क्या होती है, आपकी महंगाई कम होती है। मैंने बोला ना कि आपका जो पोस्ट पीरियड था इन्फ्लेशन का, 1970 के बाद का पीरियड था, उसमें क्या होता है, आपका बेसिकली आपका मनी का फ्लो कम हो जाता है मार्केट में, और आपका मनी का इशू अगर ज़्यादा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, और मनी का इशू या फ्लो कम हो जाता है तो महंगाई आपकी कम हो जाती है। तो बैंक रेट, आपका रेपो रेट, आपका रिवर्स रेपो रेट, आपका CRR, आपका SLR, आपका PLR बेस रेट यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट, और आपका बेस रेट जो
होते हैं, इन जो कॉन्सेप्ट्स को मैंने नहीं बताया है, मैं बहुत जल्दी आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका मैं एक दिन आपको वोकैब्स कराऊंगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी सटोरी अटोरी जिनके बारे में आपने पढ़ा है वो सब चीज़ें ज़रूरी थी, जो आपको बेसिक था, जो आपको मिलना चाहिए था, उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको एक अलग से एडिशनल वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दूंगी, तो आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें। क्योंकि अब थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास होती है और जो आपकी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि ऑफलाइन में आप लोग क्लास में क्वेश्चन आस्क कर लेते हो तो मैं तुरंत आंसर दे देती हूँ। अभी क्या है, मेरे पास वो बंदे नहीं हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकते, तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें दे सकूँ जो आप लोग क्लास में पूछ सकते थे। तो कई चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि नहीं मैम ऐसा है तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा है तो ऐसा क्यों होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्या करानी, कवर करानी है ना। खैर अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन्फ्लेशन का यानी कि मुद्रास्फीति का यानी कि महंगाई का कारण समझा, हमने क्या कारण थे वो समझ लिए, कारण क्या थे तो महंगाई होती क्या है हमने वो समझा, महंगाई है तो महंगाई किससे है, यानी कि हम किसी ना किसी चीज़ से तो कंपेयर कर रहे हैं ना कि प्रीवियस टाइम पीरियड में हमने इतनी महंगाई होती थी, आज के टाइम पीरियड में महंगाई इतनी हो गई है, तो आपने किसी से कंपेयर किया है ना। जब आप कंपेयर करते हो चीज़ों को तभी आप जज कर सकते हो कि पहले से हम बेहतर हैं कि पहले से हम कम अच्छे हैं। तो आपने वो चीज़ों को क्या किया, आपने मेजर किया, आपने नापा, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो आपको पता चला। अब आपको अगर पता चल गया है कि महंगाई है तो आप किस तरीके से, आप तो खैर आपके मेरे किसी के बस में बात नहीं है, ये मैक्रो लेवल है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, इवन गवर्नमेंट भी समटाइम्स ये सर्टेन टाइम्स क्या होती है इन सारी चीज़ों को कम नहीं कर पाती, गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें निकलती चली जाती हैं और यही क्या करती हैं, आपको लीड करती हैं, बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। खैर अभी क्या है, आपने समझ लिया है कि अगर क्या हो, अगर आपका सप्लाई साइड मेजर करी जाए कि आपकी जो पूर्ति है चीज़ों की वो कैसी हो जा रही है, अगर पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही तो भारत सरकार क्या करती है, इंपोर्ट करती चीज़ों को, और इंपोर्ट करके क्या करती है कि आपकी उस प्रोडक्ट को मार्केट में उपलब्धता बढ़ा देती है और आप लोग उसको खरीद लेते हो, तो डिमांड क्योंकि आपकी बैलेंस हो जाती रहती है तो महंगाई नहीं बढ़ती, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपकी क्या, आपकी कॉस्ट साइड मेजर। इस कॉस्ट साइड मेजर में क्या होता है कि आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को भारत की सरकार क्या करती है कि कम कर देती है, ताकि आपको क्या हो, वो चीज़ें सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकें। थर्ड चीज़ आपकी क्या, आपकी भारत सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आपकी CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को RBI द्वारा क्या करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है। देखा जाता है कि किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हम अगर किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो आपकी महंगाई पे क्या किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। तो इतना समझ में आज तक क्लियर हुआ। अभी क्या है, इन्फ्लेशन आपका क्लियर हुआ। इस इन्फ्लेशन के साथ साथ कुछ टर्म्स आप लोग ऐसे भी सुनते हैं जैसे कि स्टैगफ्लेशन। क्या आप समझते हैं, स्टैगफ्लेशन। आप रिफ्लेशन भी समझते हैं। तो इन रिफ्लेशन और इस स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए आपने समझना होगा क्या, आपका बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल क्या होता है आपका, किससे शुरू होता है या कौन सी स्टेज है जहाँ से आपका क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आपने क्या मेजर्स उठाए हैं या फॉलो किए हैं। खैर 3 थे आपके, फिर से कौन कौन से, आपका सप्लाई साइड मेजर, आपका कॉस्ट साइड मेजर और आपका क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, नहीं आपकी RBI के द्वारा। रिजर्व बैंक के पास में क्या होता है, ये राइट होता है कि वो क्या करेगा, आपकी महंगाई को कम या ज़्यादा करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। चलिए भाई, आपका अभी क्या है, आपका टर्म है बिजनेस साइकिल। आप सीखिएगा, देखिएगा भाई, क्या ये बिजनेस साइकिल सिर्फ एक कंपनी का है, ठीक है। एक और सिंपल सी चीज़ है, किसी ने भी अगर कोई भी बिजनेस लॉन्च किया है तो जब आप बिजनेस लॉन्च करते हो तो आपके ऊपर क्या होता है, सबसे बड़ा जो हेडक होती है वो यही होती है कि क्या हमारा जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपका लिखना पड़ेगा आपको क्या, ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है, आप उसको देख लीजिए पहले, क्या कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके ऊपर मुद्रास्फीति का यानी कि इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप पहले लिस्ट बना लोगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अगर आपके बोला जाए कि अगर जो इंसान ऋण ले रहा है यानी कि जो इंसान लोन ले रहा है, और अगर उसके संदर्भ में देखा जाए तो लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर जो मुद्रास्फीति उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको प्रॉफिट होगा कि उसको लॉस होगा। जैसे कि आपका मुद्रास्फीति, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने समझना है। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, पूछ ली जाती हैं कि आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इधर लिखोगे प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, क्या लिखोगे, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक, इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इकोनॉमी, ठीक। आपकी मुद्रास्फीति के प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे
पढ़ते हैं। अगर पहला मैंने क्षेत्र बोला क्या कि हम सभी लोग हैं ना, अब अगर किसी और की कंडीशन में देखिए, आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ो तो ये चीज़ आपसे पूछी गई, कॉन्सेप्चुअल है क्या, पहली चीज़ पूछी गई कि लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर, किसके ऊपर, लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर, लोन लेने वाले व्यक्ति पर। अब खुद सोचिए कि जो इंसान लोन ले रहा है वो लोन क्यों ले रहा है, आपका वो लोन ले रहा है क्योंकि उसको क्या करनी है, उसको अपनी नीड्स को पूरा करना है। तो अगर वो लोन ले रहा है और उस वक्त आपकी क्या चल रही है, महंगाई चल रही है, यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो कैसा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और अगर उसने क्या किया, लोन ले लिया, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी उसको प्रॉफिट होगा या उसको अभी लॉस होगा। तो ये आपका, जब आपको ये देखना होता है कि इसको क्या होता है कि जब लोन लेते हैं या मुद्रास्फीति हो रही होती है तो उसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने से लोन लेने वाले व्यक्ति को क्या होता है, हमेशा होता है प्रॉफिट होता है। ठीक, पहली चीज़, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो आपका लोन ले लेगा तो आपके मार्केट में पैसा और भी आ जाएगा, और मार्केट में क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा एग्जिस्ट कर रहा है तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, आपके कम होंगे, क्योंकि मार्केट से पैसा कम करने की कोशिश की जा रही होती है। क्या सेकंड, अगर बात करेंगे लोन देने वाले पर, ठीक, अगर कोई इंसान लोन ले रहा है तो लोन जो दे रहा है, देने वाले पर, वाले व्यक्ति या संस्थान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्या कर रहा है कि बोलेंगे क्या, ठीक, देखिए, अगर बात कर रहे हैं लोन लेने वाले की बात की, तो बात करेंगे अगर लोन देने वाले की, तो आपका उसको क्या होता है, हमेशा हानि होती है, यानी कि उसको क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। खुद सोचिएगा, उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ पे है, मार्केट में, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन देन वो क्या कर रहा है, आपको लोन दे रहा है, तो उसको क्या होती है, उसको हमेशा से हानि होती है, क्योंकि आप वो पैसे का, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना अगर महंगा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे तो पब्लिक ज़्यादा पैसा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा आपके पास आएगी, है ना। तो जो लोन लेने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसको हानि होती है, कब, जब इन्फ्लेशन हो रहा होता है ज़्यादा, तब, है ना। अगर बात करेंगे किसके ऊपर, मांग पर, अगर देखेंगे कि जो डिमांड होती है, डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिमांड पर, अगर कभी भी इन्फ्लेशन की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो लोगों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप हमेशा से देखेंगे कि इसमें जब डिमांड पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बोलेंगे कि लोगों की क्या होती है कि जब अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपकी क्या हो गई, आपकी मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा है, तो मुद्रास्फीति के दौरान, यानी कि इन्फ्लेशन के दौरान जो आपकी वृद्धि होती है मांग में, उसमें वृद्धि और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोगों का क्या होता है, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन क्योंकि बढ़ता है, क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और इसीलिए उसको भी क्या होता है, उसके लिए अनुकूल होती है, यानी कि कैसी होती है, फेवरेबल होती है, यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि अगर डिमांड है तो डिमांड के साथ कैसी होती है, आपकी इन्फ्लेशन के समय में आपकी जो डिमांड होती है वो भी कैसी होती है, बढ़ती है, मांग ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, और आपकी डिमांड भी कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर देखेंगे आपका नेक्स्ट, आपका किसमें, जो आपका एलोकेशन होता है या आपका ऋण का, यानी कि लोन का जो आवंटन होता है, जो ऋण का एलोकेशन होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि आपका जब ऋण का आप आवंटन करते हो, किसका करते हो, ऋण का, या इसी को आप लिख सकते हो किसका, आपके लोन का, आपके लोन का आवंटन। आवंटन का मतलब होता है क्या, आपका बेसिकली आप बोल सकते हो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, आवंटन, आवंटित करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप बोलोगे क्या, जो आवंटन होता है उसमें आपका लोन का आवंटन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है जब आपका इन्फ्लेशन होता है, यानी कि आपका उसमें होता क्या है कि कर्ज लेना इसमें सस्ता हो जाता है। किसमें, आपका जब आपका क्या होता है, कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, कब सस्ता हो जाता है, किस टाइम पे, जब आपका लोन का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को भी क्या करती है, आपकी जो मुद्रास्फीति होती है क्या करती है, आपकी बढ़ाती है, क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मुद्रास्फीति क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स की रेट को कैसा करती है, आपकी बढ़ाती है मुद्रास्फीति। आपका जो 6th पॉइंट है या 6th टॉपिक है जो आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप देखोगे कि जो आपके इम्पोर्ट होता है, यानी कि जो आप क्या करते हो, आप आयात करते हो किसी चीज़ को, इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हो, आयात कर रहे होते हो, तो उसमें क्या होती है, आपकी जो
इंपोर्ट होता है उसमें कमी आती है, और अगर इंपोर्ट में आपका कैसा हो रहा है यानी कि आयात में आपकी कमी आ रही है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हानि होगी, यानी कि क्या होगा, आपको लॉस होता है। और अगर बात कही जाएगी किसकी, एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट पर क्या होता है भाई, देखिए एक्सपोर्ट पर आपको प्रॉफिट होता है। क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है ना। तो एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पे क्या कि आपने देखा क्या कि इफेक्ट्स, ये मैंने कुछ सेक्शन ही बताए हैं, तो बहुत सारे सेक्शन आपके करीबन 15-16 सेक्शन हैं, मैंने आपको सिर्फ 7 सेक्शन कवर कराए हैं। क्या कि लोन लेने वाले व्यक्ति पर आपका कैसा प्रभाव पड़ता है जब मुद्रास्फीति होती है और आपका जो व्यक्ति होता है लोन लेता है, कि सब लोग महंगाई बहुत ज़्यादा है और उस वक्त इंसान क्या करता है, लोन लेता है, तो आपका उसको प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक, क्योंकि ऑब्वियस है मार्केट में बहुत सारा पैसा है, पैसे की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो बैंक्स होते हैं वो आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में या सरल रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोन देने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो व्यक्ति लोन दे रहा है आपको, यानी कि बैंक्स हुए, आपके जो फाइनेंशियल कंपनीज हुई जो आपको लोन दे रहे हैं, क्योंकि वो हानि उठा रहे हैं, क्योंकि जिससे वो ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते थे अब वो पैसा कम वसूल कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू वो लोग पैसे ज़्यादा कमाते थे, अब वो लोग क्या करेंगे, कम पैसा अपना पाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका क्या है कि आपका डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब आपकी डिमांड होती है वो आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि आपके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं आपकी डिमांड पर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई क्योंकि ज़्यादा होता है तो लोगों को ये लगता है कि इन फ्यूचर आपकी क्या होगी, इन चीज़ों पे महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग नहीं खरीद पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका प्रोडक्शन हम उसको नहीं खरीद पाएंगे तो हम उसको और ज़्यादा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और जब डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा करते हैं तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमें क्या करना है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, तो आपका जो प्रोडक्शन हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपकी जब महंगाई होती है तो आपकी डिमांड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बढ़ती है, और आपका प्रोडक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका क्या, लोन का आवंटन। आवंटन यानी क्या बोलेंगे, लोनों का एलोकेशन बोलेंगे, अलॉटमेंट बोलेंगे। तो जो लोन का अलॉटमेंट होता है उसमें क्या होता है, कर्ज लेना लोगों के लिए सस्ता हो जाता है, ठीक, किसमें, जब आपका लोन का आवंटन, महंगाई जब ज़्यादा होती है तो लोगों के द्वारा कर्ज लेने की जो सीमा होती है, और कर्ज लेना बहुत आराम से, आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा प्रवेल कर रहा है। आप नहीं लोन देंगे तो दूसरा व्यक्ति लोन देगा, और दूसरा नहीं देगा तो तीसरा व्यक्ति लोन देगा, है ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। थर्ड आपका क्या है, या नेक्स्ट आपका क्या है, इम्पोर्टर्स पर और एक्सपोर्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इम्पोर्टर्स जो चीज़ें आपकी क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, अब अगर वो लोग चीज़ें आयात कर रहे हैं और भारत में क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, यानी कि मुद्रा बहुत ज़्यादा है, और आप आयात कर रहे हो चीज़ें, तो आपकी मुद्रा बाहर भी बहुत ज़्यादा जाएगी, और इसीलिए उनके ऊपर क्या होता है, उनको लॉस होता है, और आपका जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कब, जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है या इन्फ्लेशन आपका बढ़ता चला जाता है। खैर अभी क्या है, इसको हटा रहे हैं, आपको बिजनेस साइकिल पढ़ना था, आज ही पढ़ना था, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या दे। खैर अभी इसको हटा रही हूँ, और आप अब पढ़ोगे आप लोग क्या, बिजनेस साइकिल। अब देखिए क्या होता है, जब आप बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो ये जो बिजनेस साइकिल होती है इसमें देखिएगा क्या होता है। देखिए भाई, ये इफेक्ट्स से आप अगर बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हो, यानी कि आपका क्या, आपका व्यापार का चक्र, है ना। जब आप व्यापार चक्र के बारे में या बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो आपके देखिए एक बहुत सिंपल सा जाना माना या पहले से सोचा हुआ समझा हुआ तरीका है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है एकदम से बिजनेस आपको प्रॉफिट देना शुरू नहीं कर देता, ठीक। और अगर आप मज गए हैं, आप अच्छे खासे खिलाड़ी बन चुके हैं मार्केट के, आपको समझ में आ गई हैं सारी की सारी चीज़ें, तो इन सारी की सारी चीज़ों से होता क्या है, आपको फ़ायदा उसमें कि आपका ये जो बिज़नेस है आपका हमेशा एक सिंपल सा एक आपका क्या है, रेशियो है कि जो चीज़ आपकी हमेशा, अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, जो चीज़ आपकी बढ़ना शुरू होती है तो वो गिरना भी शुरू होती है। लेकिन आपका क्या होता है, एक ना एक आपका लेवल होता है, किस तरह होता है, अगर आप एक बार आप हाई पीक तक पहुंच गए हैं तो आप पहुंचने के बाद नीचे गिरोगे, ज़रूर गिरोगे। तो कोई भी व्यक्ति हमेशा एकदम ऊपर नहीं जाता रहता, समटाइम्स उसको नीचे का रास्ता भी देखना होता है। तो ये आपका चक्र चलता रहता है। अब ये जो चक्र होता है, ये अगर सिर्फ एक कंपनी की बात करते हैं तो हमें समझ में आता कि एक ही कंपनी में आपका प्रॉफिट बढ़ा, आपका टर्नओवर गिरा, आपका बढ़ा, फिर आपका गिरा, आपका ये फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी, आप बात करते हो मार्केट की, जो कि आपका आता है किस कैटेगरी में, आपकी मैक्रो कैटेगरी में। तो इस मैक्रो कैटेगरी में यानी कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का देखा जा रहा है क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं फ़र्क पड़ा, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब जब बिजनेस साइकिल की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3-4 चक्र आते हैं, ठीक है। जब आपका पहला चक्र आता है तो उसको मैंने बोला हमेशा आप लोग कम से ही शुरुआत करेंगे, आप एकदम से अच्छे से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो आपने जब पहला चक्र देखा तो उस पहले चक्र में होता है क्या, देखिएगा भाई, पहला होता है सुस्ती। क्या होता है आपका, सुस्ती, या इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, स्लो डाउन। क्या बोलते हो आप लोग, स्लो डाउन, ठीक।
दूसरा जो होता है सुस्ती के बाद में, जो आपके बोलेंगे कि आपका एक साइकिल है ना, एक चक्र है आपका जो आ रहा है, तो सुस्ती के बाद में क्या होता है, आपकी जो सेकंड स्टेज आती है इसको आप लोग बोलते हो स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन यानी कि स्थगन जन्य मुद्रास्फीति या स्थगन बोलते हो इसको आप, ठीक। तो आप बोलोगे क्या, आपका स्थगन, क्या बोलोगे, आपका स्थगन, या इसी को बोलोगे स्टैग्नेशन। क्या बोलोगे, स्टैग्नेशन, है ना। और इसके बाद जो आपकी थर्ड स्टेज आती है स्टैग्नेशन के बाद, इसको आप लोग बोलते हो प्रतिसार यानी कि रिसेशन। क्या बोलते हो आप लोग, प्रतिसार, ठीक। तो आपका आया प्रतिसार और इसी को इंग्लिश में बोला आपने क्या, रिसेशन, है ना। और रिसेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट और आपका जो फोर्थ स्टेज आया जिसको आपने बोला क्या, आपका मंदी। मंदी यानी कि आपका डिप्रेशन। अब पीछे जाएंगे तो आपको मैंने बोला था क्या, एक मैंने बोला था आपको स्टैगफ्लेशन, ठीक। और एक मैंने आपको बोला था क्या, आपको बोला था रिफ्लेशन, है ना। तो अब इसको समझिएगा क्या, देखिए स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन ये दोनों भी क्या होती हैं, आपकी काइंड ऑफ क्या होती हैं, इन्फ्लेशन। एक तरीके से आपका इस प्रकार का बोलेंगे क्या, जब बाजार जो हो रहा होता है आपकी स्थगन की अवस्था में होता है, तो उस स्थगन की अवस्था के दौरान जो भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, भारत सरकार द्वारा उस मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो मेजर्स यूज किए आते हैं उससे भी क्या होती है, मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है। तो उस स्थिति को या उस इन्फ्लेशन को आप लोग बोलते हो स्टैगफ्लेशन, क्या बोलते हो, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से स्थगन था ठीक उसी प्रकार से प्रतिसार भी था। प्रतिसार यानी कि रिसेशन। तो रिसेशन के दौरान जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, सिचुएशंस कैसी पैदा होती हैं अभी आप लोग पढ़ोगे, तो जो सिचुएशंस आपकी पैदा होती हैं किसके दौरान, आपके प्रतिसार के दौरान यानी कि रिसेशन के दौरान, तो उससे उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मेजर्स ली जाती हैं उससे जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऑब्वियस है कि समटाइम्स आपको क्या होना होता है, रिस्क लेना होता है। तब आप जब रिस्क लेते हो तो आपका जो महंगाई बढ़ती है या भारत सरकार जो रिस्क लेती है उससे जो महंगाई बढ़ती है उसको आप बोलते हो रिफ्लेशन यानी कि प्रतिसार जनित मुद्रास्फीति। सिंपल सी चीज है। अभी है आप सुस्ती से स्टार्ट करोगे, अब आपको बोला ना मैंने साइकिल, तो ये साइकिल चलता रहता है। यानी कि अगर आप कहाँ पे थे, आप थे कहाँ पे, आप स्लो डाउन में थे, आप कहाँ थे, आप बिल्कुल नीचे जा रहे थे, ऊपर से आप नीचे अब आ रहे हो, तो ठीक है स्टार्टिंग से ही आप पूरे बर्बाद नहीं हुए, तो धीरे धीरे बर्बाद होना चालू करते हो। तो आपका जब स्लो डाउन था, तो स्लो डाउन की स्थिति से अगर बाहर नहीं निकाल पा रही है भारत सरकार या आपकी कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, तो आपका चांसेस है कि आप कहाँ पे जाओगे, आप जाओगे स्टैग्नेशन में। कहाँ पे जाओगे आप, स्टैग्नेशन में। और अगर आप स्टैग्नेशन से नहीं निकल पा रहे हो तो आप कहाँ पे जाओगे, आप जाओगे रिसेशन की स्थिति में। साइकिल है। और अगर आप रिसेशन से नहीं जा पा रहे हो, वैसे रिसेशन और डिप्रेशन, यहाँ पे जो नेक्स्ट आने वाला है वो आपका क्या है, आपका है डिप्रेशन। और इस रिसेशन और डिप्रेशन के मध्य में आपका एक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं डबल डिप रिसेशन, ठीक है, डबल डिप डिप्रेशन, ठीक। तो वो आपको नहीं समझनी है, आपने क्या समझनी है, चार साइकिल में चार चरण होते हैं। पहला क्या, आपका स्लो डाउन या स्लैकनेस भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो होता है आपका होता है स्टैग्नेशन, नेक्स्ट उसके बाद में होता है आपका रिसेशन एंड देन होता है आपका क्या, डिप्रेशन। तो ये साइकिल चलती है। अब सब में सिचुएशन क्या आप समझेंगे, देखिएगा। स्लो डाउन से यानी कि सुस्ती से स्टार्ट करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। चाहें तो आप एक उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। आपने समझा क्या कि सुस्ती, सघन, प्रतिसार तथा मंदी यानी कि स्लो डाउन या स्लैकनेस, स्टैग्नेशन, आपका रिसेशन है, आपका डिप्रेशन, ये चार प्रकार हैं आपके किसके, बिजनेस साइकिल में चरण है कि स्टेजेस पड़ती हैं आपकी इनमें। और अगर आपकी स्थगन जन्य जो मुद्रास्फीति होती है वो आपकी स्टैग्नेशन की सिचुएशन के बाद में डेवलप होती है, ठीक। इसी प्रकार से जो रिफ्लेशन मुद्रास्फीति होती है यानी कि प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति जो होती है वो आपकी कब होती है, जब आपको रिसेशन चल रहा होता है, उसके दौरान में भारत सरकार के द्वारा जो मेजर्स की जाती है, उपाय किए जाते हैं, उससे आपकी ये होती है इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, उसको आप लोग बोलते हो क्या, रिफ्लेशन। तो ये दोनों क्या है, काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखिएगा भाई, सुस्ती से पढ़ना है आपको, मतलब आपको एक्टिव होकर पढ़ना है। आपको सुस्ती यानी कि स्लो डाउन से स्टार्ट करना है, यानी कि स्लैकनेस से स्टार्ट करना है। क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं आपके सुस्ती के, स्लो डाउन के, तो आप एक चीज़ समझेंगे। मार्केट में जो आपकी बोलेंगे क्या, अगर स्लो डाउन है तो आप बोल सकते हो कि अगर कभी भी मार्केट कैसा हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है या सुस्ती होती चली जा रही है मार्केट में, तो उसमें है क्या। पहली बात, आपकी मांग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या होती है, आपकी मांग में कमी होती है। अब समझिएगा, मांग में कमी है यानी कि डिमांड कम है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो बंदे एम्प्लॉयड थे उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहली चीज़ कंडीशन, ठीक।
दूसरी कंडीशन, क्योंकि आपकी मांग में कमी है तो आपकी क्या होगी, जो इन्फ्लेशन होगा वो कैसा होगा, निम्न स्तर का होगा, क्योंकि लोगों के पास अगर मांग में कमी है तो वो क्यों पैसा मार्केट में डालेंगे, मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं, तो आपकी जो मुद्रास्फीति होगी वो भी कैसी होगी, निम्न होगी। तो आप क्या लिखोगे, इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन होता है, क्या होता है, लो इन्फ्लेशन। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फीचर्स हैं, किसके, आपके स्लैकनेस के या स्लो डाउन के। अब अगर इन्फ्लेशन स्लो है यानी कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो उसका आप सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट में जो लेवल ऑफ क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो भी कैसा है, आपका स्लो है। तो आप लोग बोलोगे क्या कि स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक, एक्टिविटीज यानी कि जो आपकी मार्केट में आर्थिक गतिविधियां वैसी कैसी हैं, वो भी आपकी स्लो हैं, वो भी आपकी कैसी हैं, निम्न स्तर की हैं। और अगर मार्केट में जो आपकी गतिविधियां हैं वो भी कैसी हैं, स्तर की, निम्न है, स्लो हैं, तो आपका क्या होगा, देखिए डिमांड में कमी थी, जो बंदा डिमांड बढ़ाता है, जो प्रोडक्शन करता है, अब उसकी भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो क्या होगा आपका लो लेवल ऑफ, क्या होगा, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो पाएगा, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी, वो भी वृद्धि कैसे हो जाएगी, निम्न स्तर की हो जाएगी। और मार्केट में पैसा नहीं है तो पैसा तो है ना मार्केट में, ऐसा थोड़ी, मतलब मार्केट में नहीं है, बाजार में पैसा नहीं, लोग चीजें नहीं खरीद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसा है, यानी कि वो पैसा वो सेव कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि बोलेंगे इसको आपकी सेविंग्स उनकी बढ़ रही है, या बोलेंगे उनका क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं उनके। तो बेसिक बोलेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट भी नहीं, आप बोलेंगे कि बचत में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन क्या होता है आपका सेविंग्स होता है, यानी कि आपकी जो बचत होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स है। अगर आपने स्लो डाउन को ढंग से समझ लिया तो आपको रिसेशन और स्टैग्नेशन और आपको डिप्रेशन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पैसा ही नहीं है, लोग अपने पास सेव कर रहे हैं, पैसा मार्केट में ला ही नहीं रहे हैं, तो आपके पास अगर बैंकों के पास पैसा नहीं है तो आपका क्या होगा, आपका जो अलॉटमेंट होगा किसका, आपका लोन्स का, वो भी कैसा हो जाएगा, कमी आएगी। इसमें क्या होगा कि आपका किसमें बोलेंगे क्या, आपके लोन अलॉटमेंट में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी होती है। तो ये कुछ आपके क्या है, सिम्टम्स है किसके, स्लो डाउन के। यानी कि कुल मिला के जो आपकी अर्थव्यवस्था उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, उसकी डिमांड में कमी है, लोगों के द्वारा डिमांड नहीं करी जा रही है। आपका डिमांड कम है तो क्या होगा, मार्केट में जो सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, पैसा नहीं होगा मार्केट में। पैसा नहीं है तो चीज़ें खरीदी नहीं जा रही हैं, तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हैं, सुस्त हैं। आपकी बोला जाएगा कि जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा, तो आपका क्या होता है, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। आपकी अगर कोई मार्केट में पैसा नहीं डाल रहा तो उसकी जो सैलरी मिली है वो अपनी जेब में ही रख रहा है ना, तो अगर जेब में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका सेविंग्स में इंक्रीज हो रही है, उनकी सेविंग्स में। और अगर सेविंग्स बढ़ रही हैं तो बैंक्स के पास पैसा तो नहीं है ना, तो बैंक्स में पैसा नहीं है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऋण को ढंग से आवंटित नहीं कर पा रहे हैं, एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो एलोकेशन होता है किसका, या अलॉटमेंट होता है आपके लोन्स का, वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है ना। चलो भाई, ये तो आपको समझ में आया क्या होती है, सुस्ती होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, सुस्ती के आपके रीजन होते हैं। अब सुस्ती आपको समझ में आ गया। अगर आप पढ़ोगे किसके बारे में, स्थगन के बारे में। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीना आप स्लो डाउन की कंडीशन में रह सकते हो। क्या आप हमेशा मांग में कमी को बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कभी भी इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते। आपका इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है यानी कि देश का विकास नहीं हो रहा, जीडीपी में वृद्धि नहीं हो रही है। और इन सारी की सारी सिचुएशन पे आप हमेशा नहीं रह सकते। और अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक इन्हीं सिचुएशन में बने रहे तो आप जो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचोगे, यानी कि आपको पता है कि सेकंड स्टेज है या स्टेज है, उसको आप बोलोगे क्या। आपका इन पॉइंट्स को प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि जो आपका स्टैग्नेशन होता है यानी कि जो स्थगन होता है वो सिचुएशन में क्या होता है। आपको ये तो समझ में आया कि आपकी मांग में कमी थी, लो इन्फ्लेशन रेट था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेंगे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि जब आप सुस्ती के बाद निकलते हैं और आप पहुंचते हैं कहाँ पे, स्टैग्नेशन में, यानी कि नंबर 2 में, तो आप देखेंगे क्या, देखिए, यानी कि आपका स्थगन। ठीक, यानी कि आप बोलोगे क्या, आप इसको बोलोगे स्टैग्नेशन। ठीक। अच्छा, ये जो स्टैग्नेशन की स्टेट है या अवस्था है स्टैग्नेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला क्या, जो आपकी सेविंग्स यहाँ पे बढ़ जाती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट
बढ़ जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने के बाद भी आपका जो बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका क्या हो गया, अभी आप अपने पास सेविंग कर रहे थे, आप बैंक्स में सेविंग कर रहे थे, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का था कि आपने पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप अपनी कंडीशंस पे आप क्या कर रहे हो, मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, आप मार्केट में कर रहे हो, यानी कि मार्केट में पैसा है, अब आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करके इसको छोड़ दिया कि आप इसको पैसे को कहीं पे भी आप क्या करिए, लगा दीजिए मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने के बाद, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो क्या हो गई है, बिल्कुल एक ही स्थान पे खड़ी हुई है, किस स्टेज पे, आपकी स्थगन किस अवस्था में। और अगर आपको सब कुछ होने के बाद भी जब आपकी अर्थव्यवस्था आपको इस तरीके से निकाला जाए, या बोलेंगे कि अगर आपकी सुस्ती से आपकी अर्थव्यवस्था आपकी स्टेग्नेशन अवस्था में आ गई, यानी कि स्थगन जन्य मुद्रास्फीति में आ गई, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ में आपका क्या किया जा रहा है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई और तब भी आपकी जो अर्थव्यवस्था आपको वहीं के वहीं खड़ी नज़र आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो कहाँ चली जाएगी। देखिए, स्थगन हो गया, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक बढ़ गया, उसके बाद भी क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे आप, लिखोगे इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि के बाद भी, किसके बाद, वृद्धि के बाद भी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था एक ही स्थान पर खड़ी नज़र आती है, यानी कि कहीं से भी आपका आती है, आपकी जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही होती, और जब जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही होती तो आप लोग पहुंचते हो आपकी थर्ड स्टेज पे, और उस थर्ड स्टेज का नाम है क्या, आपकी जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है क्या, आपका स्टैग्नेशन के बाद में आपका रिसेशन। क्या है आपका, रिसेशन, या रिसेशन, या इसी को बोलेंगे आप लोग क्या, प्रतिसार, है ना। तो जब आप प्रतिसार की बात करते हैं, जब आप रिसेशन की बात करते हैं, तो आपका क्या होता है, ये और क्रोनिक होती है, ये और लंबे समय तक जाती है और लंबा समय ले सकती है। इससे उभरने के लिए आपकी अर्थव्यवस्था को बहुत सारा समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपने देखा क्या कि ये जो स्टैग्नेशन की अवस्था है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमी आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है, यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा चीज़ का। भाई देखिए, विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था की अगर बात करी जाए तो सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था होती हैं आपकी, तो वो सबकी सब क्या होती हैं, बाजार ढूंढती हैं। अगर प्रॉपर मार्केट नहीं मिलेगा, बाजार नहीं मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि आपका क्या होता है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास बाजार नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास डिमांड नहीं है। आप स्लो डाउन में थे, आपके पास डिमांड नहीं थी, आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुस्त थी। और अगर उससे नहीं निकाला गया है तो आप लोग किस में जा सकते हो, स्थगन में जा सकते हो। जब आप स्टैग्नेशन में पहुंचे, यानी कि इसमें आपने कोशिश करी कि हम उभार पाएँ, और आपने उभारने के लिए क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, बढ़ जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि ये सिचुएशन आगे बढ़ी रहेंगी, तो हम क्या करते हैं, चलिए एटलीस्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें उससे कोई प्रॉफिट हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के बाद भी आपकी जो इकोनॉमी होती है वो उसी स्टेज पे रहती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। और अगर इससे अर्थव्यवस्था को बाहर ना निकाला जाए तो आपकी जो रिसेशन होता है, प्रतिसार की कंडीशन होती है, इसमें आपकी अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा क्रोनिक हो सकती है, और भी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुँच सकती है। और इसको इसमें से निकालने के लिए बोलेंगे क्या कि ये और ये, यानी कि स्थगन और आपका प्रतिसार, यानी कि रिसेशन और आपका स्टैग्नेशन, ये दोनों क्या होती हैं, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा सुस्ती वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी होती है, और इनसे बाहर निकलना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, रिसेशन भी आपका सिमिलर होती है, किससे होते हैं, ये सारी की सारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं आपकी, किससे, आपकी स्थगन से। और इन दोनों के बाद भी जब आप आते हो किसमें, जो आपकी थर्ड स्टेज, को मैंने सिमिलर लिखा है, यानी कि आपका सिमिलर है, बहुत सारे स्टेज, बहुत सारे काम करने के बाद भी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ती, तो आप लोग करते क्या हो, आप लोग एक और कंडीशन लाते हो जिसको, या एक और स्टेज आती है, इसको आप लोग बोलते हो क्या, डिप्रेशन। और आपको बताऊं क्या भाई, डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा क्रोनिक होता है। ये दोनों क्रोनिक थे, इन दोनों से अगर नहीं निकाला जाए, जैसे कि आपको याद हो कि महान मंदी 1929 में आई थी, यानी कि उस वक्त लोगों के पास काम नहीं था, उस वक्त लोगों की बालात छटनी करी जा रही थी, यानी कि आपका उनसे वॉलंटरी, या उनको निकाला जा रहा था कामों से। यानी हमारे पास डिमांड ही नहीं है। आप खुद सोचिए, जब हमारे पास डिमांड ही नहीं है तो हम प्रोडक्शन किस बात का कराएंगे, हम क्यों पैसा अपना फंसाएंगे। अच्छा, एक और बात बताऊं कि जो स्टैग्नेशन की और आपकी जो रिसेशन की कंडीशन आई, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्ती आई, सब कुछ खर्च किया गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाए रखने के लिए आपका डिप्रेशन के टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उससे कम दाम पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकाला जाता है। क्या किया जाता है, जब डिप्रेशन की, यानी कि जब मंदी की कंडीशन आती है, मंदी की जब अवस्था आती है, उसमें प्रोडक्ट को
बाहर निकालने के लिए, या बोलेंगे बाहर निकलने के लिए स्टैग्नेशन से, रिफ्लेशन से, रिसेशन से आपका बाहर निकलने के लिए क्या किया जाता है कि डिप्रेशन में आप पहुंचते हो। डिप्रेशन में कि अब बाहर निकलना है भाई, आपका ये अंतिम स्टेज है, ये साइकिल आपका दोबारा से स्लो डाउन में आप चले जाओगे, आपकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को, किसको, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, यानी कि आप अपना, अभी आप प्रॉफिट में बेचते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट को, आपका प्राइस जब आप लेते हो तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर लेते हो ना, तो आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है इसको और कम कर दिया जाता है, ताकि आपका मार्केट में कंपटीशन किसी तरीके से बना रहे। कंपटीशन बना रहेगा तो कस्टमर्स क्या कहेंगे कि नहीं मैं इनका नहीं खरीदूंगा, मैं इनका खरीदूंगा, इनकी क्वालिटी बेटर है, इनकी क्वालिटी बेकार है। आप ये काम करोगे, लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है, आप कॉम्पिटिशन में रहने की कोशिश करते हो, और उससे भी जब आपको फायदा नहीं होता तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लोगों को निकालना चालू करते हो। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग का एम्प्लॉयमेंट लेवल बिल्कुल कम हो गया, आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो आपने क्या किया, लोगों को जब निकालना चालू किया। तो आपका एक स्कीम 1919 के दौरान में आपकी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसको आपने बोला क्या, VRS। कहने को ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि स्वेच्छा से आपने क्या कर दिया, अपनी जॉब को त्याग कर दिया, क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है आप लोगों को सैलरी दे पाए। तो क्या किया गया, VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आपकी निकाली गई 1919 के दौरान, 1990 के दौरान। क्यों निकाली गई, ताकि आपके देश में ये आगे चल के ये कंडीशंस ना उत्पन्न हो जाए, है ना। तो लोगों की छटनी करी जाती है खुले आम, सरेआम, आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के बोला जाता है ना कि आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, आपको निकलने से पहले आपको देना पड़ेगा। तो वो सब कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था कैसी आती है, आपकी डाउनफॉल में चली जाती है, और ये साइकिल पूरा का पूरा बार बार क्या सा होता रहता है, बढ़ता रहता है। अच्छा देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसको इतना ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एग्जामिनेशन के समय में, आपको जब मैं MCQ सॉल्व कराऊंगी तो आप उसमें अंतर कर लोगे कि क्या क्या कंडीशन होती है। अगर आपने स्लो डाउन, बेसिकली स्लो डाउन ही समझना होता है, स्लो डाउन अगर आपने ढंग से समझ लिया आपने अगर, तो आप स्टैग्नेशन को, और स्टैग्नेशन के साथ साथ में आप समझ लोगे किसको अच्छी तरीके से, आपका रिसेशन को और आप डिप्रेशन को। तो आपका आज बिजनेस साइकिल कंप्लीट हुआ है। बिजनेस साइकिल आपने कंप्लीट किया, आपने डिफरेंट टाइप के जो एरियाज हैं आपके, उसमें इन्फ्लेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपने वो देख लिया, और उसके साथ साथ में आपने क्या देखा, आपने गवर्नमेंट क्या मेजर करती है आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देखा। अभी क्या करेंगे हम लोग ये करते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे का साइन देखेंगे, आगे का सिस्टम देखेंगे। अभी क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। ओके बाय।